देखिए, अलकायदा के नए चीफ सैफ अल आदेल की लोकेशन पेंटागन को मिल गई है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में मौजूद है। सैफ अल आदेल पर अमेरिका ने 82 करोड़ का इनाम रखा है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्ट्राइक में अल जवाहिरी के मौत के बाद सैफ अल आदेल को अलकायदा का नया चीफ चुना गया था और उसके बाद से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सैफ अल आदेल की तलाश में लगी हुई थी, उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई थी। और अब बड़ा अपडेट ये कि पेंटागन को उसकी लोकेशन मिल गई है और पेंटागन के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में मौजूद है। बड़ा अपडेट, बड़ी उपलब्धि है अमेरिका के लिए जिस तरह से ये जानकारी पेंटागन को मिली है, क्योंकि लगातार अमेरिका अलकायदा से जुड़े हुए पदाधिकारियों पर पैनी नजर रखता है। ओसामा बिन लादेन के बाद से ही और उसके बाद अल जवाहिरी को अलकायदा का चीफ बनाया गया था, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही थी और बाद में एयर स्ट्राइक के जरिए उसको मार गिराया गया और अल जवाहिरी के बाद सैफ अल आदेल को चीफ बनाया गया और अब उसकी लोकेशन भी पेंटागन के हाथ लग गई है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, पूरा अपडेट क्या है? देखिए, ये बड़ी खबर है। आप ठीक कह रहे थे कि सैफ अल आदेल जो कि अलकायदा का चीफ बनाया गया था, आपको याद होगा बहुत ज्यादा समय नहीं बीता जब अफगानिस्तान में घुस करके अल जवाहिरी को एग्जीक्यूट किया गया था। उसके बाद से अमेरिकी एजेंसीज इस तलाश में थी कि सैफ अल आदेल जिसको नया चीफ बनाया गया था मुखिया, वो है कहाँ। ईरान के साथ अमेरिका के डिस्टर्ब संबंध सभी को पता है, जग जाहिर है। ईरान में उसकी पोजीशन लॉक की गई है। अब इसके बाद जबकि ये खबर आम हो गई है, ईरान अपने लेवल से कोशिश जरूर कर सकता है कि किसी तरह से उसको वहां से फ्रिस्क आउट किया जाए, लेकिन इसमें टेक्निकलिटीज होती हैं, इंटेलिजेंस इन प्लेस होता है, पोजीशन लॉक्ड होती है। और इसी वजह से अब बड़ी बात है कि राष्ट्रपति बाइडेन की स्वीकृति का इंतजार है पेंटागन को, रक्षा मंत्रालय को, और उनकी स्वीकृति मिलते ही इस ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट करने के लिए अमेरिकी एजेंसियां तैयार हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अलकायदा के अल जवाहिरी के बाद जो मुखिया है उसको अमेरिका एग्जीक्यूट कर देगा। बिल्कुल आशीष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर नए अलकायदा चीफ से ही जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले 24 से 72 घंटे में अमेरिका सैफ अल आदेल के संभावित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। एयर स्ट्राइक के लिए पेंटागन को व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आशीष, जिस बात को आप जिक्र कर रहे थे कि जो बाइडेन की हरी झंडी मिलने का इंतजार है बस। जी हाँ, बिल्कुल। पहले भी देखिए, ओसामा बिन लादेन को एयर स्ट्राइक के जरिए ही मारा गया था। अमेरिकी चॉपर्स जो यूएस सेना के, यूएस आर्मी के चॉपर्स जाकर के पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था। और उसके बाद ठीक उसी तरह से अफगानिस्तान से पुल आउट करने के बावजूद अफगानिस्तान में दोबारा दाखिल होकर के अयमान अल जवाहिरी को मारा था। और अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि पोजीशंस लॉक्ड है, इंटेलिजेंस इन प्लेस है, पहले से उनको जानकारी मिल गई है कि ईरान में मौजूद है सैफ अल आदेल। और राष्ट्रपति बाइडेन की स्वीकृति मिलते ही जैसा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट रेडी है और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की सिर्फ जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। जी आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। बड़ा अपडेट अलकायदा से जुड़ा हुआ। और देखिए, अल जवाहिरी की मौत के बाद अब अमेरिका की जो नजरें हैं वो अलकायदा के नए मुखिया सैफ अल आदेल पर टिकी हुई हैं। अब लोकेशन मिलने के बाद आदेल के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि यही अमेरिका का वो मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसे अलकायदा ने अपना नया मुखिया चुना है। पेंटागन को आदेल की लोकेशन मिल गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में छुपकर बैठा है और अब इस पर अमेरिकी एजेंसियों की नजरें गड़ी है। खबरें यहाँ तक है कि आदेल के सफाई का सीक्रेट प्लान भी व्हाइट हाउस में बन चुका है और अगले 24 से 72 घंटे के भीतर आदेल के खात्मे के लिए अमेरिका किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। 2001 में FBI ने सैफ अल आदेल को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। 2002 से 3 के बीच में आदेल ईरान भाग गया था। 2010 तक आदेल का दफ्तर पाकिस्तान में मौजूद था। 7 अगस्त 1998 को आदेल के इशारे पर केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले हुए थे। 4 अक्टूबर 1993 को सोमालिया के मोगदिशु में 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराने का आरोपी भी आदेल है। इस हमले में 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। सैफ अल आदेल का मतलब शॉर्ड ऑफ जस्टिस यानी न्याय की तलवार है, लेकिन काम आतंक फैलाना। आदेल अलकायदा के मजलिस शुरा और मिलिट्री कमेटी का मेंबर भी है। अब खबर आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से, जहां पूर्व पीएम इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बड़ी खबर यानी कि बाद से लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। बीती रात से इमरान खान के समर्थकों का लाहौर के जवान पार्क में आना जारी है। एक तरह से इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके समर्थकों ने एक शील्ड बना ली है, जो इमरान खान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार बैठे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए लटकी हुई है क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन के मामले में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये आशंका तब और बढ़ गई जब इमरान खान के घर के रास्ते पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला नजर आया। लेकिन पुलिस की गाड़ियों का काफिला इमरान के घर तक पहुंचता उससे पहले ही इमरान खान के समर्थक उनके घर पर जुटने लग गए। इस बीच करीब रात 1:45 बजे इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लोगों से अपील की गई, रीच जमान पाक। बताया गया है कि अगले 3 दिन बहुत अहम है। शहबाज सरकार हर कोशिश करेगी, लेकिन पाकिस्तान इमरान खान को किसी भी कीमत पर बचाएगा। इसके बाद हजारों की भीड़ इमरान खान के घर के बाहर और रास्तों पर जमा हो गई। पूरी रात डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। तो पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते तो हालात बेहद बिगड़ सकते हैं, मैदान जंग जैसे हालात बन सकते हैं। इस बीच इमरान खान की हुकूमत में गृह मंत्री रहे शेख रशीद ने शहबाज सरकार को धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में तख्ता पलट की धमकी दी है। शहबाज शरीफ किस खेत की मूली है, ये कहा है शेख रशीद ने। जेल से बाहर आते ही देख लेने की धमकी दी है। 2 फरवरी को शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया था और जेल से बाहर आते ही देख लेने की धमकी शेख रशीद की ओर से दी गई है। हमने अयूब खान को गिराया, हमने याह्या खान को गिराया, हमने भुट्टो को गिराया, हमने नवाज शरीफ को गिराया। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो, तुम किस माँ की मूली हो। जेल से बाहर आते ही इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के मुखिया शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने गिरफ्तारी से आग बबूला रशीद ने शहबाज को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो, तुम किस माँ की मूली हो। शेख रशीद को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान की हत्या की साजिश रचने के आरोपों से जुड़े एक मामले में 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कल रिहा कर दिया। जेल में हुए रक्त जगह से राशिद बौखला गए। इन चोरों डाकुओं ने मेरे घर पे डकैती की, मेरा सामान लूटा, मेरे फोन ले गए और 2 रातें 2 दिन मुझे जगराते में रखा। मैं उनको भी माफ करता हूँ। मेरी घड़ियाँ, मेरा सामान और मेरे पैसे मेरे घर वापस पहुँचा दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दूंगा। न्यूज एंड व्यूज में शरद पवार से शॉकिंग रिपोर्ट्स के बाद अब बात एक शॉकिंग वीडियो की जो गुजरात के अहमदाबाद से आया है, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा था, लेकिन एक बाराती की गलती और लापरवाही ने दूल्हे को अस्पताल पहुंचा दिया। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी टीवी स्क्रीन पर यह हादसा देखकर आपका कलेजा भी बैठ गया होगा, लेकिन इसके पहले कि आपके मन में अनहोनी की बातें कौन थे, हम आपको बता दें कि दोनों कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन रुकिए, इस हादसे के पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। दरअसल अहमदाबाद से ईडर जा रही सफेद रंग की ये कार दूल्हे की है और ठीक पीछे आ रही ये कार भी बारात के काफिले में शामिल थी, लेकिन ओवरटेकिंग के चक्कर में दोनों कारें टकरा गईं और दूल्हे की गाड़ी हवा में गोलाठी मारने लगी। हादसा कितना भीषण था उसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि दूल्हे के सिर पैर में ही चोट आई है। दूसरी कार में सवार दूसरे बाराती भी सुरक्षित हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन यह हादसा सबक है उन लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते समय लापरवाही बरतते हैं। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरों के बाद अब खबर भीषण अग्निकांड की। बड़ी खबर ये कि असम के जोरहाट में चौक बाजार इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लगी, जिसने धीरे धीरे 100 से ज्यादा दुकानों को अपनी जद में ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें, चौतरफा उठ रहे शोले और हर ओर अफरा तफरी का माहौल। आग के तांडव की तस्वीरें असम के जोरहाट से आईं, जहां चौक बाजार इलाके में एकाएक आग लग गई और देखते ही देखते छोटी सी चिंगारी बड़े शोलों में बदल गई।
जिस जगह ये आग लगी वो इलाके का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर था। चश्मदीदों के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट है जो एक कपड़ा दुकान में हुआ है। इससे पहले कि कोई कुछ बता पाता, पूरी दुकान आग की लपटों से घिर गई और शोलों की चपेट में आसपास की दुकानें भी आ गई। पुलिस के मुताबिक एक दुकान से फैली आग ने अपनी जद में करीब 100 दुकानों को ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, अधिकांश दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि ये आग दूसरे दुकानों की दहलीज तक पहुंचती, इससे पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पा लिया। राहत की बात यह थी कि इस आगजनी में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है। और न्यूज एंड व्यूज में रुक करें एक और बड़ी खबर का जो तुर्की से आ रही है। तुर्की के हाते प्रांत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7 घंटे में 4 बड़े झटके महसूस किए गए। आफ्टर शॉक की तीव्रता 5.1 तक मापी गई। इस बीच तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 43,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अकेले तुर्की की बात करें तो यहाँ 36,187 तक पहुंच गई है मृतकों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने कई जिंदगियां ली, लेकिन अब भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें जिंदगी ने मौत को मात दी है। और उसी में से एक है 17 साल की एलेना, जिन्हें 248 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। एलेना को कहरान मारस से बचाया गया, जो तुर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। 6 फरवरी से एलेना बहुमंजिला इमारत के मलबे में दबी थी और गुरुवार को कई टन मलबा हटाने के बाद रेस्क्यू टीम इन तक पहुंच पाई। Hiçbir şey yoktu elimde. Kendime vakit geçirmeye çalışıyorum. एलेना को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस की मदद से अंकारा के ओलमेद सिटी अस्पताल भेजा गया है। यहां ट्रॉमा रिकवरी सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि एलेना बहुत जल्द फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेंगी। तुर्की में 1 लाख से ज्यादा लोग भूकंप की वजह से घायल हुए हैं। वहीं टीम इंडिया से बाहर चल रहे क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शॉ और एक लड़की के बीच हाथापाई हो रही है। पुलिस ने आरोपी लड़की समेत 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में लड़की को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पृथ्वी और उनके दोस्तों ने मिलकर मारपीट की है। यह है मशहूर क्रिकेटर पृथ्वी शॉ। वीडियो में शॉ की हाथापाई सपना गिल से हो रही है। पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सपना गिल। वायरल हो रहे इस नए वीडियो से कहानी में नया मोड़ आ गया है। वीडियो में पृथ्वी शॉ डंडा लिए दिख रहे हैं और उनकी लड़की से हाथापाई हो रही है। अब इस मामले में सपना के वकील अली काशिफ खान ने पृथ्वी शॉ पर ही मारपीट का आरोप लगा दिया है। एफआईआर होना चाहिए और इनको अरेस्ट करना चाहिए, पृथ्वी शॉ और उनके सारे लोगों को, और ये हमारी कंप्लीट डिमांड है आज। इसके पहले पृथ्वी शॉ की ओर से कहा गया था कि उन पर और उनके दोस्तों पर कुछ लोगों ने बेसबॉल के डंडों से हमला किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये सारा वाकया मुंबई के सांता क्रूज में एक 5 स्टार होटल के सामने हुआ। आरोपी है 7 आरोपी, उन्होंने गाड़ी फोड़ी और उसके बाद में मामला सल्टाना है क्या वगैरह ऐसे बोल के 50,000 रुपये की डिमांड की। इसमें एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन टीम इंडिया की वापसी की राह देख रहे पृथ्वी शॉ का इस तरह की खबरों में नाम आना उनके क्रिकेट करियर के लिए ठीक नहीं। देखिए, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र वाला राग सियासी गलियारों में भूचाल ला रहा है। बीजेपी खोलकर इसके साथ खड़ी है, तो वहीं विरोधी दल संविधान का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब बालाजी बहुत जल्दी ऐसी लीला करने वाले हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान नया नहीं है। हालांकि उनका यह सपना पूरा कैसे होगा, इसका फॉर्मूला भी अब वो अपने भक्तों को बताने लगे हैं। भारत के जब 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने लगेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, तो संविधान में भी परिवर्तन होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम से जब संविधान संशोधन की आवाज आई, तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी सुर में सुर मिलाने लगे। हम कोई लाठी डंडा से नहीं करने वाले, संवैधानिक संशोधनों से ही होता है। संशोधन होगा, आप ये कह रहे हैं, आप तो बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसा होगा। हम वैसी परिकल्पना कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दिन होगा। उधर विरोधी दलों के मुस्लिम नेता बागेश्वर बाबा और बीजेपी नेताओं के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का खुलकर विरोध करने लगे। देखिए, भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना।
तो देखिए, बागेश्वर धाम में बाबा का दरबार चल रहा है। कोई बीमारी से परेशान है तो भी पारिवारिक झगड़े से, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कभी सास बहू के किस्से सुनाते हैं तो कभी झगड़े का उपाय भी बताते हैं। ससुर से आप रात हैं कि आपसे सास ससुर परेशान है? शायद वो लोग परेशान। अच्छा। बागेश्वर धाम में कोई बीमारी ठीक कराने आता है तो कोई मन की शांति के लिए। यूपी के बुलंदशहर की एक महिला सास बहू का झगड़ा लेकर दरबार में आई तो बाबा ने उसे भी निराश नहीं किया। 2019 से ज्यादा बढ़ गया है आपका कलेश। सास ससुर से जॉब कृपा हो जाएगी। बुद्धि अपनी शांत रखें, एक्स्ट्रा बोले ना, जॉब लग जाएगी तो अपने आप कलेश शांत हो जाए। आशीर्वाद। दरबार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सास बहू के दिलचस्प किस्से भी अपने भक्तों को खूब सुनाते हैं। ससुर जी जा रहे थे मार्केट, बोले पिताजी इलायची खत्म हो गई, इलायची ले आना। ससुर नाराज हो गया, चुप, 4 दिन आए नहीं हुआ, अपनी सासू माँ का नाम लेती है। 2, 4, 10 दिन बाद फिर से इलायची खत्म हो गई। अब इलायची तो कह नहीं सकते, तो पिताजी फिर ससुर जी जाने लगे मार्केट, बोले ससुर जी एक बात सुनो, हाँ सासू माँ खत्म हो गई। बागेश्वर धाम में पर्ची और अर्जी की कहानी आपने खूब देखी और सुनी, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पत्नी का जिक्र आते ही चित्रकूट के रहने वाले दुर्गा प्रसाद की आंखें डबडबा जाती हैं। दुर्गा प्रसाद का दावा है कि 7 महीने पहले उनकी पत्नी बागेश्वर धाम से लापता हो गई और आज तक नहीं मिली। वहाँ ढूंढते रहे, सवेरे महाराज जी के पास जो है बिहान मिले तो वो कहा कि बेटा जो है हमारी भतीजी से कहा रो नहीं, उसका पता आ गया है, फोटो आ गई है, हम आधा घंटा बाद बता देंगे। पत्नी मीडिया देवी की तलाश में दुर्गा प्रसाद ने करीब 1.5 महीने तक बागेश्वर धाम में डेरा डाले रखा, लेकिन ना उनकी अर्जी लगी ना ही बाबा की पर्ची निकली। हम 1.5 महीना वहीं लगातार कंटिन्यू रहे और पुलिस वाले के जो है 1.5 महीना रहे, कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया कि दादा तुम भी ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढ रहे हैं। गांव में प्रधान या चौकीदारों को सगले हाई अलर्ट किए दे रहे हैं, कोई नहीं मेरे पास आया। दिन रात धीरेन्द्र शास्त्री की पूजा करने वाले दुर्गा प्रसाद का धैर्य अब जवाब देने लगा है। ऐसे में अब बाबा से उनका भरोसा उठने लगा है। और न्यूज एंड व्यूज में अब आपको मध्य प्रदेश के ही सीहोर लेकर चलते हैं, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बागेश्वर धाम की तरह ही कुबेरेश्वर धाम में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की हैं, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया है। कुबेश्वर धाम में 15 से 22 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। रुद्राक्ष लेने और कथा सुनने आए हैं। क्या होता फायदा क्या? सभी बीमारियां दूर होती है रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष लेने आए। मिला नहीं, मिल गया। हाँ मिल गया। यहाँ 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण का काम चल रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं और 36 काउंटर खोले गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए कुबेरेश्वर धाम में 1500 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। भारी भीड़ को देखते हुए इंदौर भोपाल हाईवे को अगले 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गाड़ियों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई। पूरी तरह से लंबी लंबी कतार आ रही है। ये भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे है और इस तरफ सीहोर शहर है, जहां से जो रेलवे स्टेशन है वहां से जो लोग चले आ रहे हैं, सब लोग पैदल चले आ रहे हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भीड़ बहुत है और इंतजाम नाकाफी नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई लोग भीड़ में गुम हो जा रहे हैं और लोग अपनों की तलाश में परेशान हो रहे हैं। सीहोर के कुबेश्वर धाम में जन सैलाब के बीच किसी का भाई खो गया तो किसी का बेटा तो किसी का पति। बिहार के छपरा से आया एक परिवार अपनों की तलाश में भटक रहा है। हम छपरा जिला से आए हैं। कौन खो गया आपका? मेरे पति खोए हैं, मेरी लड़की खोई है। अच्छा, आपका कौन खो गया? मेरे छोरा खो गए, बहू खो गई। अम्मा वहाँ से आए बयाने से। और किसके साथ आए? और कौन था साथ में? साथ में 8-10 आदमी है। यही नहीं, रुद्राक्ष समारोह में आए कई लोग ऐसे भी हैं जो बदइंतजामी से काफी नाराज हैं। हम लोग कल से आए हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं और पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी खरीद के पी रहे हैं। हम कब तक पानी खरीद कर
पिएंगे बताइए? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है, होटल में खरीद के खा भी नहीं सकते हैं, क्या करें बताइए आप? सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में बद इंतजामी तो आपने देख ली, अब तो आलम यह है कि ये बद इंतजामी लोगों की जान भी लेने लगी है। रुद्राक्ष समारोह में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों का हुजूम भी बढ़ता जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के इस रुद्राक्ष आयोजन में अब लोगों की मौत भी होने लगी है। भारी भीड़ की वजह से लाइन में खड़ी एक महिला ने कल दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के नासिक की 52 साल की मंगलबाई आई तो रुद्राक्ष लेने। उन्हें उम्मीद थी कि पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष उनके सभी कष्ट दूर करेंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस आयोजन में उनका दम घुट जाएगा। भारी भीड़ के बीच मंगलबाई लाइन में खड़ी होकर रुद्राक्ष के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और बात बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक वित्तीय अनियमितता पर हो रहा था ये सर्वे। कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बीबीसी दफ्तर में चल रहा सर्वे 59 घंटे बाद खत्म हो गया। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों के वित्तीय डाटा भी एकत्र किए। बीबीसी के इलेक्ट्रॉनिक और कागजी आंकड़ों की प्रतियां भी बनाई गई। इस सर्वे के बाद बीबीसी ने बयान जारी कर कहा, हम जांच में सहयोग जारी रखेंगे। उम्मीद है मामला जल्द से जल्द सुलझेगा। हम निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते रहेंगे। बीबीसी जांच में सहयोग की बात कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी जोरदार हो रही है। बड़ा स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि आईटी की रेड पड़ती है किसी पर भी जब वो कोई आवाज़ उठाता है, तो ये उसी कड़ी में एक और जोड़ लीजिए आप कि बीबीसी पर भी तब रेड पड़ी, पहले कभी नहीं पड़ी, अब पड़ी जब ये कुछ मामले यहाँ पर उठे हैं, कोई फिल्म की बात हुई है, कुछ हुआ है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। सिलिकॉन वैली में एक बार फिर से भारत का डंका बजा है। अब यूट्यूब की कमान भारतीय मूल के नील मोहन संभालेंगे। यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने गुरुवार को नील मोहन के नाम का नए सीईओ के तौर पर ऐलान किया। इससे पहले सुसान वोजिकी पिछले 9 सालों से यूट्यूब की कमान संभाल रही थी, लेकिन गुरुवार को उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और नील मोहन को अपनी कुर्सी सौंपी। सीईओ का पद संभालने से पहले नील मोहन यूट्यूब के चीफ प्रॉक्टर ऑफिसर थे। उससे पहले गूगल एड सर्विस में अपनी सेवा दे चुके थे, लेकिन साल 2015 में इन्हें प्रमोट करके यूट्यूब भेजा गया था। 8 सालों की मेहनत के बाद अब नील मोहन यूट्यूब के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं। सिलिकॉन वैली में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ट्विटर जैसी दुनिया की टॉप कंपनियों की सीईओ भारतीय मूल के हैं और इनमें अब नील मोहन का नाम भी जुड़ गया है। खुद वोजिकी ने अपनी कुर्सी का सबसे बड़ा अधिकारी नील को बताया। अब बात राजस्थान की, जहां चुनाव काल में कांग्रेस में कलह का नया अध्याय शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रही है, कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट की खाई और चौड़ी होती जा रही है। सचिन पायलट ने फिर 25 सितंबर को समानांतर बैठक बुलाने वाले 3 नेताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। पायलट ने इस मामले में फैसला लेने में देरी पर सवाल उठाए हैं। पायलट ने पूछा है कि आखिर कांग्रेस के 81 विधायकों ने किसके दबाव में इस्तीफा दे दिया था। चुनाव के चंद महीने पहले जब कांग्रेस नेताओं को एकजुटता दिखानी थी पायलट गुट, अब गहलोत समर्थकों पर कार्रवाई और सीएम बदलने की मांग जोर शोर से उठा रहा है। वहीं कांग्रेस में पायलट समर्थक अब गहलोत का तख्ता पलट करने की तैयारी में है, तो गहलोत मिलकर रहने का फायदा समझा रही है। 2018 में चुनाव के बाद से राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच अनबन रही है। जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने बगावत कर दी थी, तब कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप से सरकार बची थी। अशोक गहलोत एक चुनौती रहती है और वह किसी भी तरह सचिन पायलट को आगे नहीं आने देना चाहते। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर कानपुर देहात की, जहां एक दबंग ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी, लेकिन पिटाई के पीछे जो वजह थी वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
एक के बाद एक जूते से इस बुजुर्ग को पीटते ये नौजवान आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? क्यों ये जमीन पर गिरे इस बुजुर्ग को बेरहमी से मार रहे हैं? ये दबंग इस बुजुर्ग की उम्र पर तरस क्यों नहीं खा रहा और क्यों ये बुजुर्ग की जान लेने पर आमादा है? इन सारे सवालों का जवाब जानकर आपको हैरानी भी होगी और गुस्सा भी बहुत आएगा, क्योंकि इस पिटाई की वजह है गुटखा। पीड़ित का दावा है कि जब वो अपने घर जा रहा था तब इस दबंग ने उससे गुटखा मांगा। कम सुनने की वजह से पहले तो पीड़ित कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जब बात समझ में आई तो उसने अपने पास गुटखा होने से इनकार कर दिया। बस यही बात इस दबंग को नागवार गुजरी और उसने झिंझक रेलवे स्टेशन के सामने पीठ सड़क ही बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया। वजह क्या थी मारपीट की? हमने कुछ नहीं करा, बेवजह मारपीट करने लगा। पिटाई की वजह से ये बुजुर्ग इतने सदमे में था कि वो ठीक से अपनी आप बीती भी नहीं कह पा रहा था। बाद में जब वहां मौजूद लोगों ने हौसला दिया तब जाकर पीड़ित अपना दर्द बता पाया। बेरहमी दबंगई की तस्वीरें यूपी के एटा से भी आई है, जहां एक महिला की उसके परिवार वालों ने सरेआम पिटाई कर दी। तो बरेली में रंगदारी को लेकर दबंग ने दुकानदार को जमकर पीटा। तस्वीरें एटा की हैं। एक महिला चिल्ला रही है, पास खड़े लोग उस महिला को थाने ले जाने को कह रहे हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए, ये वही महिला है, घेर कर उसकी पिटाई हो रही है। एक महिला को सरेआम इस तरह से पीटा जा रहा है, वो भी कहां? एटा के कचहरी चौराहे पर। कचहरी जहां पुलिस की तैनाती हर वक्त होती है, वहां इस तरह से महिला की पिटाई की जा रही है। महिला को राहगीरों ने और उनके पिता ने बहुत मुश्किल से बचाया। दुपट्टे से जान मारने की कोशिश कर रहे थे। अब बरेली की तस्वीर देखिए, पहले मोबाइल छीनने की कोशिश, फिर हड़काया, उसके बाद पकड़ा कॉलर और फिर पिटाई शुरू कर दी। दुकान में काम करने वाला युवा बचाने आता है तो उसको भी भगा दिया जाता है। रंगदारी के लिए जिस बिरयानी की दुकान के काउंटर में दबंगई का वीडियो आप देख रहे हैं, वो बरेली के पौष इलाके प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। पास में ही पुलिस थाना है, लेकिन 15 फरवरी की रात 10:43 पर जो हुआ उससे साफ होता है कि पुलिस के डंडे का डर कम हो रहा है। अब खबर बिहार से, जहां शराबबंदी की तरह ही नकलबंदी के दावे भी फेल साबित हो रहे हैं और इसका सबूत है समस्तीपुर से आई चौंकाने वाली तस्वीरें। नकल, वो बीमारी जिसने सालों से भारतीय शिक्षा को पीछे धकेलने में अहम रोल अदा किया। परीक्षा से पहले परीक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन बिहार समस्तीपुर से आया ये वीडियो बताता है कि कुछ भी हो जाए हम नहीं बदलेंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परीक्षा केंद्र के बाहर से पेरेंट्स छात्रों को चीटिंग करवा रहे हैं। वीडियो में छात्रों के परिजन खिड़की से अपने बच्चों को चिट थमा रहे हैं। वीडियो बुधवार का है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो समस्तीपुर के संत कबीर कॉलेज का बताया जा रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में खुलेआम चीटिंग हो रही है। जानकर हैरानी होगी कि परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से परीक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहाँ का वीडियो है पता नहीं चल पा रहा, लेकिन फिर भी हम लोग अवेयर है, उसकी जांच करेंगे। अगर कोई दोषी होंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सोचिए, इन बच्चों के बीच कई वो बच्चे भी होंगे जो तैयारी के साथ आए होंगे, टॉप करने के सपने देखे होंगे। ऐसी तस्वीरों से उनका जोश भी कम होता है, उनके रिजल्ट पर भी असर पड़ता है। साथ ही सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है ये वीडियो। न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है। देखिए, आसमानी गुब्बारों पर अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है और इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दे दिया है। बाइडेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो अमेरिका की संप्रभुता का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपने देश की रक्षा के लिए काम करेंगे और वही किया भी है। बाइडेन ने कहा है कि संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराने के लिए उन्हें कोई खेद नहीं है, वो इसके लिए कोई माफी नहीं मांग रहे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो एक नया शीत युद्ध नहीं चाहते। इस बारे में वो जिनपिंग से बात करेंगे। चीनी गुब्बारे पर चली इस अमेरिकी मिसाइल ने सीधे जिनपिंग के सीने पर चोट की, तो दोनों देशों के बीच अदावत का नया दौर शुरू हो गया। लेकिन बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के आसमान में चीनी गुब्बारे जब भी जासूसी करेंगे उन्हें बेझिझक मार गिराया जाएगा। हालांकि उन्होंने दोनों देशों के बीच हुए बलून विवाद की वजह से शीत युद्ध की अटकलों को खारिज कर दिया है। We seek competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold War, but I make no apologies. बाइडेन ने गुब्बारों से जासूसी की अटकलों को खारिज नहीं किया है, लेकिन ये भी कहा है कि शुरुआती जांच में ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। We don't yet know exactly what these three objects were,
But nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. अमेरिका ने ऐसी 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है जो चीनी सेना के बलून और एरोस्पेस प्रोग्राम में मदद करती है और उन्हें अमेरिकी तकनीक देने पर भी रोक लगा दी है। खबर रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसको 1 साल पूरे होने जा रही है और इस बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन में नए सिरे से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बार रूसी सेना के 3 तरफे हमले से पूरा यूक्रेन दहल उठा है। यूक्रेन आर्मी का दावा है कि रशिया ने बैक टू बैक 36 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस लेटेस्ट अटैक की वजह से यूक्रेन के बड़े इलाके में एयर रेड सायरन बजना शुरू हो गए। ये कहा गया रूस की तरफ से यूक्रेन के नॉर्थ, वेस्ट और साउथ रीजन को टारगेट किया गया। अब तक वेस्टर्न यूक्रेन में रूस ज्यादा हमलावर नहीं था, लेकिन इस बार पश्चिमी इलाकों को भी टारगेट किया गया। रशिया का कहना है उसने यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों का मुंह रिहायशी इलाकों पर था। हालांकि यूक्रेन का कहना है उसके एयर डिफेंस की वजह से रूस की 16 मिसाइलें खत्म कर दी गईं। इस बीच पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब रूस के Tu-160 बॉम्बर ब्रिटेन की सीमा के पास तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच अलास्का के पास भी रूस ने अपने बॉम्बर प्लेन भेज दिए हैं। रूस के कई एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को एरियल सपोर्ट दिया तो फिर कैलिनिनग्राड से ब्रिटेन की तरफ मिसाइलों का अटैक होते देर नहीं लगेगी। युद्ध की ज्वाला के बाद बात ज्वालामुखी की। अमेरिका के हवाई आइलैंड में एक ज्वालामुखी आग उगल रहा है, इसे लेकर खतरे का सिग्नल ऑन हो चुका है। अमेरिका के हवाई में 4.8 तीव्रता के भूकंप ने ज्वालामुखी को जगा दिया। एक बार फिर जमीन सुलगी, लावा भड़का, ऐसा लगा जैसे आग के शोले धधक उठे हैं। असल में 5 जनवरी से हवाई का किलुआ ज्वालामुखी एक्टिव है। शुरुआत में इसने जमकर आग उगली, लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार दुनिया का ये सबसे अनप्रेडिक्टेड वोल्केनो लावा उगलने लगा। हालांकि एक्सपर्ट्स इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आसपास के लोगों के लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को लावा के धुएं से बचने की सलाह दे दी गई है। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग ने हवाई आइलैंड के कुछ इलाकों के लिए तूफान की आशंका जाहिर की है। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में ये पूरा इलाका किसी विंटर वंडरलैंड की तरह नजर आने वाला है, जबकि दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश भी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कुदरत का ये डबल प्रहार एक अनोखा नजारा तैयार कर सकता है, जिसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के ऊपर बर्फ की चादर दिखाई दे सकती है। यानी हवाई के हालेमाउमा यू क्रेटर में फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।